हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारा डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आ जाता है। तो यह जो प्रैक्टिस सेट होता है 37 प्रश्नों का होता है, फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह कौन सा प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट 8वां है। इसके पहले 7 कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और शाम के समय यानी कि शाम 5 बजे आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 1 अगस्त से चल रहा है, तो उसको भी आप देख लिया करें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि त्रिनिदाद में है, ठीक है। यहाँ पर जो संपन्न हुआ था, यहाँ पर 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। जो नई दिल्ली भारत है, यहाँ पर जो है 3रा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। जो लंदन ब्रिटेन है, यहाँ पर जो है 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो अब बचता कौन सा है, तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। कहाँ पर, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कब संपन्न हुआ था, तो 1993 में संपन्न हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और यह जो लंदन वाला है, ठीक है, 6वां, यह कहाँ पर कब संपन्न हुआ था, तो 1999 में संपन्न हुआ था। और यह जो नई दिल्ली भारत का है 3रा विश्व हिंदी सम्मेलन, यह कब संपन्न हुआ था, 1983 में संपन्न हुआ था। और यह जो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद है, यानी कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन, यह कब संपन्न हुआ था, तो 1996 में संपन्न हुआ था। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वह कब हुआ था, तो वो जो है 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र भारत में संपन्न हुआ था। और इसका जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक है। और जो करंट का बात है, करंट 2023 में संपन्न हुआ, ठीक है, 2023 में। और यह जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा था, तो 12वें नंबर का था, ठीक है। कौन से नंबर का, तो 12वें नंबर का। और यह जो है 15 से 17 फरवरी तक, ठीक है, 15 से 17 फरवरी तक जो है 2023 में संपन्न होता है। कहाँ पर, तो नाडी फिजी में, ठीक है, नाडी फिजी में संपन्न होता है, ठीक। और इसका जो विषय रहा वह हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, ठीक है। तो यह जो है विश्व हिंदी सम्मेलन से पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, या फिर जो है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो जो ममता कालिया हैं, इनको दुखम सुखम उपन्यास के लिए सन 2017 में, कब, सन 2017 में जो है व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह सबसे पहले हिंदी में किसको प्राप्त हुआ, तो 1968 में। कब, 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए, किस रचना के लिए, तो चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह जो है 1955 में, कब, 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, किनको, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है हिमतरंगिणी रचना के लिए ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो व्यास सम्मान है, तो सबसे पहले जो व्यास सम्मान मिला था 1991 में मिला था। कब, 1991 में किनको मिला था, तो रामविलास शर्मा जी को मिला था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी इस रचना के लिए इनको जो है पहला व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। किनको, रामविलास शर्मा जी को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यहाँ ऑप्शन है निराला, तो ये तो लिख ही नहीं सकते हैं, सूरदास लिख ही नहीं सकते, हरिऔध लिख भी नहीं सकते। तो ऑप्शन केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अब्राहम ग्रिगर्सन, ठीक है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो निराला की यदि बात करते हैं, निराला ने क्या लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किन रचनाओं को किया है, तो ध्यान दीजिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कौन सी हैं, तो परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, चतुरी चमार, काले कारनामे, जो कि एक अपूर्ण रचना है, और शुक्ल की बीवी, ये सभी जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, ठीक। सूरदास की रचना की यदि हम बात करते हैं, तो सूरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वह भी काव्य रचनाएं हैं। वह जो हैं सूर सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और सबसे बड़ी रचना है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, प्राण प्यारी, ये सभी जो हैं सूरदास जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पर
अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध की बात करते हैं तो इन्होंने जो है काव्य में लिखा है प्रिय प्रवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास। क्यों है? क्योंकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास ही है। ठीक, रस कलश, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, ठीक, और रुक्मिणी परिणय, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, यह सभी जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य का जो नाम है पृथ्वीराज रासो है। क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। तो यह पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तो चंद बरदाई जी की रचना है। प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी की रचना है। ठीक है, तो यह महाकाव्य जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसमें जो है कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। पहला जो है वह चिंता है और जो आखिरी है वह आनंद है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हंस, बंगदूत, तद्भव या फिर जो है प्रभा। तो अखिलेश द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वह तद्भव पत्रिका है। कौन सी? तो तद्भव पत्रिका है। जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लखनऊ से। कहाँ से? तो लखनऊ से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है यह तद्भव है। किनकी है? तो अखिलेश जी की है। ठीक, और यह कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? ठीक, यहाँ पर हंस जो पत्रिका है यह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित हंस पत्रिका है और यह जो है कब प्रकाशित की गई? 1930 में। कब? 1930 में। और यह कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जो है मुंशी प्रेमचंद्र का संबंध बनारस से है तो बनारस से ही प्रकाशित होती है। और यह जो बंगदूत है, ठीक है, बंगदूत यह जो है किनकी है? तो राजा राम मोहन राय जी की जो है क्या है? मोहन राय की। ठीक है, राजा राम मोहन राय की यह पत्रिका है और यह जो है 1829 से प्रकाशित हो रही है। कब से? 1829 से प्रकाशित हो रही है। राजा राम मोहन राय का संबंध कहाँ से है? तो कोलकाता से है। तो कोलकाता से प्रकाशित हो रही है। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक, और यहाँ पर प्रभा की बात करते हैं तो जो प्रभा पत्रिका है यह कालूराम गंगराडे की है। किनकी? तो कालू राम गंगराडे की पत्रिका है और यह 1913 से प्रकाशित है। कब से? 1913 से प्रकाशित है। खंडवा। ठीक है, और यह कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कला और बूढ़ा चाँद निम्न में से जो है किस कवि की रचना है? तो कला और बूढ़ा चाँद जो है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चाँद के लिए। किनको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक, और इनके अन्य रचना की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन्होंने कविताओं में बहुत सारी रचनाएं किया है जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन। और जो लोकायतन है यह एक महाकाव्य है। चिदम्बरा रचना। ठीक है, चिदम्बरा अभी हमने ऊपर चर्चा किया। तो चिदम्बरा रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी में प्रथम पुरस्कार, वह भी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। ठीक, गीत पर्व, हार, 5 कहानियाँ, यह सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अभी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर जो उग्र साहब हैं, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं अपनी खबर। ठीक है, अपनी खबर जरूर याद रखिए किनकी है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है अपनी खबर। ठीक है, यह जो है हिंदी में सर्वप्रथम आत्मकथा है अपनी खबर। दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में, भुनगा, ध्रुवचरित, यह सभी जो हैं उग्र साहब की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं हैं। उदय प्रकाश की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड जो है एक प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है विजातीय स्वर नहीं है। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर यानी कि जो है आपका जो है हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर जिसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर देखें तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो जो ऊ है, छोटा ऊ, ठीक है, यह संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ओ, औ, ये सभी जो हैं कैसे स्वर हैं? तो जो है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका नहीं है पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ऊ है इसको मूल स्वर या फिर हरस्व स्वर कहते हैं। ठीक, तो जो हरस्व स्वर होता है वह कौन कौन सा होता है? छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। यह जो है मूल स्वर हैं या फिर ह्रस्व स्वर होते हैं, 4 होते हैं इनकी संख्या जो है। और संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर जो होते हैं इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो ए है वह किससे बनता है, तो यह भी चलिए हम जान लेते हैं। ए जो होता है यह आ प्लस ई से बनता है। ठीक है, आ प्लस ई से बनता है। और जो ए है, ठीक है, जो ए है यह आ प्लस ए से बनता है। और जो ओ है यह किससे बनता है, तो आ प्लस ऊ से बनता है। और जो औ है, औ यह किससे बनता है, तो यह जो है ओ प्लस, ठीक है, आ से बनता है, आ प्लस ओ से बनता है और जो होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूकंप शब्द में कौन सा भेद है। भूकंप शब्द में कौन सा भेद है, तो भूकंप देखा जाए तो एक जाति होती है भूकंपों की, ठीक है, जिनमें क्या होता है लू, आंधी, वर्षा आदि जो है यह प्राकृतिक आपदाएं आती हैं किनमें, जातिवाचक संज्ञाओं में। तो भूकंप भी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर्वनामों की कुल संख्या जो है वह 11 होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा नहीं गया कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है, तो 11 होती है। और वैसे जो है याद करते हैं तो 6 होती है। ठीक है, सर्वनामों की जो संख्या होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका कैसा भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी में सर्वनाम जो 11 हैं वह कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। और इन्हीं को जो है बांट दिया गया कितने भागों में, तो 6 भागों में। वह भी प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निज, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, यह रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो रास्ते की क्या बताई जा रही है, रास्ते का जो है गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका गुणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चूंकि टेढ़ा मेढ़ा आकार का बोध करा रहा है, इस वजह से जो है यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उथला शब्द का विलोम क्या होता है। उथला शब्द का जो विलोम होता है उसको हम लोग गहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गहरा कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, गहरा या फिर अगर आपको छिछला भी दिख जाए, ठीक है, छिछला, तो यह भी आपका होता है। ठीक, चलिए नवीन का क्या होता है, तो प्राचीन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रिजु का शब्द का जो है विलोम क्या होता है। तो रिजु का विलोम जो है वह वक्र होता है। क्या होता है, तो वक्र होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और रंगीन का क्या होता है, तो रंगहीन होता है। रंगीन का रंगहीन विलोम होता है। अगला प्रश्न है कि धूसर शब्द का पर्याय क्या होता है। तो धूसर शब्द का पर्यायवाची जो है वह गर्दभ होता है। ठीक है, क्या होता है, तो गर्दभ होता है। और गर्दभ के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो राजसभ भी होता है। ठीक है, राजसभ। ठीक है, वैशाख नंदन, खर, गदहा, बेसर, ये सभी जो हैं गर्दभ या धूसर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अश्व किसका है, तो घोड़े का है। ठीक, मेघ जो है किसका है, तो बादल जी का है। ठीक है, बादल का है। अगला है कि वाहस निम्नलिखित में से जो है किसका पर्यायवाची होता है। तो जो वाहस है वह अजगर का पर्यायवाची होता है। किसका, तो अजगर का होता है। अंधकार का जो है पर्यायवाची अंधेरा, तिमिर, तमस, ठीक है, तम, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं। अरण्य का मतलब होता है जंगल, विपिन, कानन, विटप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। तो फुटपाथ पर चला जाता है, तो यह तो नहीं है। ठीक है, स्कूल होता है, यह भी नहीं है। ठीक, स्टोव होता है, यह भी नहीं है। केतली होती है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो अविभक्तिक बहुवचन जो होता है वह पति ही होता है। क्या होता है, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन पति ही होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो जो जनता होती है ना, सदैव एक वचन में ही इसका प्रयोग होता है। किसका, तो जनता का जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। और एक वचन में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, ठीक, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, प्रत्येक, आकाश, तेल, माल, सोना, सामग्री, सामान, नदी, ये सभी जो है सदैव जो है एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इनमें जो है ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मीनू सांप से डरती है,
डरने का मतलब क्या है, अलगाव हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है। तो जहाँ भी अलगाव का बोध होता हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है, से अलग, ठीक है, इसकी पहचान होती है से अलग, ठीक है। तो यहाँ अपादान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है यानी से द्वारा, ठीक है। संबंध में काकी के रारी रे, ठीक है, नानी ने होता है, और संप्रदान को के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, से द्वारा। तो यहाँ पर बस से जाया जा रहा है तो से द्वारा, ठीक। तो से द्वारा किस में प्रयोग किया जाता है, किस कारक में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन सी करण कारक। करण कारक में क्या होता है, से द्वारा इसकी पहचान होती है, ठीक है, से या से द्वारा से इसकी पहचान होती है। और अपादान कारक क्या होता है, तो से अलग के लिए होता है। संप्रदान कारक को के लिए होता है। कर्म कारक कर्म को के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मत छेड़ो आप ही चला, तो यहाँ पर मत छेड़ो, यहाँ हम कॉमा लगा देंगे, फिर बोल देंगे अपने आप ही चला जाएगा, तो अपने फिर आप लिखा गया है, तो यहाँ पर निज का प्रयोग किया गया है यानी स्वयं के लिए चला गया। तो जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो जो शॉल है वह कैसा है, तो नया है। तो नया क्या है, तो यहाँ पर उसका गुण ही तो बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है कि मूल स्वरों की संख्या क्या है, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर उनको कहते हैं हरस्व स्वर कहते हैं। वह जो होते हैं अभी बताया गया आ, ई, ऊ और री, यह जो है मूल स्वर हैं, ठीक है। तो ये इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह कितना करेक्ट हो जाएगा, तो 4 करेक्ट हो जाएगा। जो मूल स्वर होते हैं इनको जड़ स्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जड़ स्वर भी कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर कहा जाता है, बीजाक्षर स्वर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखें, ठीक। और जो दीर्घ स्वर हैं, गुरु स्वर हैं, संधि स्वर हैं, कृत्रिम स्वर हैं, बनावटी स्वर हैं, इनकी जो संख्या होती है वह जो है होती है 7। कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, तो काल का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार के जी 4 अवयव होते हैं। कितने अवयव, तो 4 अवयव होते हैं। और वह अवयव जो होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे कि उपमा अलंकार के ये अवयव हैं, तो हम आपको बताते हैं उपमा अलंकार के जो 4 अवयव हैं। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमेय में उपमान की जब समानता की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और इनके जो 4 अवयव हैं वह कौन से हैं, तो उपमेय हैं, ठीक है, उपमेय, और क्या है, तो उपमान है, ठीक, और क्या है, तो वाचक शब्द है, ठीक है, वाचक शब्द है, और क्या है, तो साधारण धर्म है, क्या है, तो साधारण धर्म है। ये 4 जो हैं इनके अवयव हैं। उपमेय क्या होता है, तो जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, उपमा दी जाए जहाँ उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। वाचक शब्द में क्या होता है, सासी से, सरिस, समान, तुल्य, सदिश, सरिस, जिसी, ठीक है, जिमी, जैसे, ये सभी वाचक शब्द होते हैं। यानी कि उदाहरण में ये शब्द आपको जरूर दिखेंगे, ठीक है। और जो साधारण धर्म होता है, जिस गुण को लेकर किसी की उपमा दी जाती है वहाँ साधारण धर्म होता है, ठीक है, जैसे पीपर पात, सरिस, मंडोला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए जो है एक शब्द क्या है, ठीक है। बुरे उद्देश्य से जो की जाती है उसको दुरभिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दुरभिसंधि कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती या फिर जो है प्रत्यावर्ती। तो मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाया है। क्या खुलवाया है, आवर्ती जमा खाता खुलवाया है। अनुवर्ती क्या होता है, पैरवी करने वाला या फिर बर्ताव करने वाला, ठीक है। और जो समवर्ती होता है, लेन देन के समय जो जांच की जाती है उसको समवर्ती कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्या होता है, तो विदेशी मुद्रा को देश की स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन जो होता है वह प्रत्यावर्ती होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। कैसा चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है। तो अल्प विराम इसको कहते हैं और अर्ध विराम इसको कहते हैं, ठीक है, अर्ध विराम इसको कहते हैं, पूर्ण विराम इसको कहते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम इसको कहते हैं। और यह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए
कि जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, रचना के आधार पर वाक्य कैसा है? तो जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, उसको जो है हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सही वाक्य कौन सा है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, वह दंड पाने योग्य है, तो गलत है। वह दंड लेने योग्य है, गलत है। वह दंड देने के योग्य है, गलत है। वह दंड के योग्य है, जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना, तो चिड़िया को देखना, गलत है। मन की बात जान लेना, जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि मन की बात जान लेना। यहाँ पर देखिए आगे गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद जो है इसमें 5 प्रश्न होंगे, उनका उत्तर देना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसको पढ़कर अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस गद्यांश को आप जो है पढ़िए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखें तो हुमायूं यानी कि मुगल काल से संबंधित गद्यांश दिया गया है। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है बुढ़िया को क्या नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं, बुढ़ापा, खांसी, कमज़ोरी या फिर जो है सामर्थ्य। तो बुढ़िया को इनमें क्या नहीं था? तो बुढ़िया के पास जो है सामर्थ्य नहीं था, यानी कि शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो यह जो है देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ममता, वहाँ से लिया गया गद्यांश है। ठीक, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहाँ विश्राम करने के लिए। तो यहाँ पर जो है जो अश्वारोही है वह यानी कि हुमायूं वहाँ क्यों गया था? ठीक है, वहाँ क्यों आया था, बुढ़िया के पास क्यों आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता है, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो अभी हमने बताया हुमायूं, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कौन सा गुण था? ऑप्शन है कृतज्ञता, न्यायप्रियता, कृपणता, विश्वसनीयता। तो जो हुमायूं में गुण था वह कौन सा गुण था? कृतज्ञता का। ठीक है, कैसा गुण था? कृतज्ञता का, कृतज्ञ जताने आया था। ठीक है, उपकार को जताने आया था, यानी कि जो बुढ़िया ने उस पर उपकार किया था, घायल होने के बाद उसको जो है लिटाया था, आराम करने के लिए व्यवस्थाएं दी थी, उसको जताने के लिए, उसकी कार्य को जो है कुछ अच्छा करने के लिए आया था हुमायूं बुढ़िया के पास। ठीक है, कृतज्ञता जताने के लिए। अगला प्रश्न है कि ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? तो ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? क्योंकि वह डरी हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छा लिखा गया है, तो छा किस में है? तो छप्पय में है। तो इसलिए इसी में जो है कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। किस में? छप्पय में। ठीक है, तो जो छप्पय छंद होता है इसमें 6 चरण होते हैं और यह एक संयुक्त छंद होता है। कैसा होता है? तो संयुक्त छंद होता है। तो यह भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, और संयुक्त छंद कौन सा होता है? तो कुंडलिया भी संयुक्त छंद होता है। ठीक है, कुंडलिया भी एक संयुक्त छंद होता है, इसमें भी 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करते हैं जो बरवय है, ठीक है, क्या है? तो बरवय, तो बरवय में जो है यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें जो है 12 और 7 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक, और जो चौपाई होता है यह एक समचरण होता है, सममात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और जो सोरठा होता है यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। ठीक है, अर्धसमात्रिक छंद होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। इसी को उल्टा कर दें तो दोहा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार कैसा है? तो मुख रूपी चांद यहाँ पर दे दिया गया, यानी कि जो मुख है वह कैसा है? तो चांद जैसा है, या चांद कैसा है? तो मुख रूपी है। तो यहाँ भेद रहित आरोप लगाया गया है। तो जहाँ पर भी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो श्लेष अलंकार होता है, एक शब्द एक ही बार आए किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और यमक में क्या होता है कि एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भी कई सारा हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक, तो ये 37 प्रश्न के फुल डिटेल्ड सोल्यूशन कंप्लीट होते हैं और यह जो सेशन है पर डे सुबह 7 बजे चल रहा है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।